तो हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे परिमित लंबाई के रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। अब क्या किया जाएगा कि रेखीय का मतलब क्या है? सरल रेखीय, अर्थात एक कोई हमारे पास तार है जिसके कारण ये सरल रेखीय तार कोई सीडी हम बोल दे रहे हैं, सीडी कोई तार है, ऐसा रेखीय चालक है, धारावाही है प्लस में, है ना, यानी इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ऑरेस्टर नियम से हम लोग जान रहे हैं कि अगर कहीं पर करंट फ्लो हो रहा है यानी चार्ज आवेश का प्रवाह हो रहा है तो उसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके कारण कहीं न इसके आसपास में जो है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक, अब किसी बिंदु P पर, यानी जो कि इस वायर से अगर देखा जाए परपेंडिकुलरली देखा जाए तो वो बिंदु r दूरी पर है, वो बिंदु जो है r दूरी पर है। और इसके अलावा अगर हम जहां से मतलब एक पॉइंट यहाँ पर लेंगे, इस चालक तार पर क्या करेंगे, एक अल्पांश लेंगे, मतलब इस पूरे तार को हम छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड कर लेंगे और मान लेते हैं कि एक अल्पांश है EF एक अल्पांश है जिसके कारण जो है हम पहले बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे और वो अल्पांश जो है बिंदु P से x दूरी पर है। अच्छा, एक चीज आप यहाँ से आपके मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि हमने इसी दूरी को EP को x कहा है, जबकि अभी मैं आगे इस्तेमाल भी करूंगा कि PG भी x ही ले लूंगा। ठीक है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि EF बहुत क्या है, अल्पांश है, बहुत छोटा है, और अगर ये बहुत छोटा है तो उस स्थिति में ये दोनों दूरियां लगभग क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज है, इसके जो इंड पॉइंट है यानी जो C और D के इंड पॉइंट है ना, जो आपका रेखीय धारावाही चालक है, इसके जो इंड पॉइंट है उसको आपने बोल दिया है कि वो बिंदु P के साथ क्रमशः ∅1 और ये ∅2 एंगल बना रहा है, कोण बना रहा है, ∅1 और ∅2। ठीक, और जो आपका अल्पांश है, अल्पांश यानी EF जिसकी लेंथ जो है कितनी है, डेल्टा L है, वो आपका बिंदु P के साथ डेल्टा फाई एंगल बना रहा है, यानी ये डेल्टा फाई कोण बना रहा है और x दूरी पर स्थित है। अब यहाँ पर जो है दो चीजें हमको ध्यान से समझने की जरूरत है। पहला पॉइंट तो ये है, एक त्रिभुज हमें दिखाई पड़ रहा है EFG, और दूसरा त्रिभुज हम ये भी देखेंगे EGP, और तीसरा त्रिभुज हम देखेंगे PQE। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन तीन त्रिभुज की मदद से हम इस पूरे वायर के द्वारा बिंदु P पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम लगाते हैं। आप लोगों को बायो-सेवर्ट के नियम के बारे में पता होगा कि अगर किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं आप, तो आपको जो जरूरी है, जैसे हमने कह दिया कि ये डेल्टा B है और उस स्थिति में आपका ये क्या हो जाएगा, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। ठीक, या आप यहाँ से इस तरह से भी बोल सकते हैं, डेल्टा B I और डेल्टा L, और उसके बाद में जो है साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद में म्यू नॉट अपॉन 4 होता था ना, तो ये चीज भी आप लिखेंगे। और डिस्टेंस जो है आप कौन सी लेंगे, ये वाली डिस्टेंस लेंगे, यानी x² हो जाएगा। ठीक, अब ये एंगल देख रहे हैं आप, ये एंगल है आपका थीटा। ठीक है, अब इस एंगल को किसी तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी ये हो गया डेल्टा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन x²। ठीक, तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। आगे हम क्या कर रहे हैं कि साइन थीटा को किसी तरह से जो है कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, EFG, हम कहते हैं त्रिभुज EFG में, तो अगर वहां पे हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा देखो, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा आपका क्या हो जाएगा,
जिस पर कोण बना होता है वो आधार होता है, अर्थात ये वाला हो गया आपका FG, आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आधार, और EG जो हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और डेल्टा L क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक, तो एक छोटा सा त्रिभुज है, उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पे, ये है EG, ठीक है, और जो कर्ण आपका हो जाएगा EF हो जाएगा, EF हो जाएगा। अब EF हो जाएगा। अब यहां से जो है वैल्यू पुट करिए इसकी, तो कितनी हो जाएगी, ये EG का मान कितना हो जाएगा, EG तो डेल्टा L है ना, और ये कितना है EF, सॉरी ये कितना है EG जो है आपको वैसे रहने दीजिए क्योंकि EG पता नहीं है, और EF है आपका डेल्टा L, तो यहाँ पे रख दो। यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा EG बराबर डेल्टा L साइन थीटा, और अपने पास ये पूरी चीज है, ये चीज है ना। अब फिर से हम त्रिभुज ले रहे हैं, कौन सा त्रिभुज हम ले रहे हैं, EGP, है ना। यहाँ से भी हम EG ही निकालेंगे, त्रिभुज EGP से। तो यहाँ से EG अगर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, देखो एक चीज और ध्यान देना है हमको, क्या कि जो साइन थीटा हो, साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है, कब हो जाता है, जब थीटा बहुत छोटा हो। यहाँ पे मैंने कहा कि अल्पांश के कारण कोण भी तो अल्पांश बनेगा, यानी जब उसकी लेंथ बहुत छोटी, जो कोण बिंदु P पर बनाएगा वो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और उस स्थिति में जब ये कोण बहुत छोटा होगा तो हमारा क्या हो जाता है, साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है, टेन थीटा बराबर थीटा हो जाता है, कॉस थीटा बराबर थीटा हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि अगर हम इस एंगल की बात करें, किस एंगल की बात कर रहे हैं, साइन डेल्टा फाई की बात करें। चलो तो पहले ऐसे हम लिखते हैं साइन डेल्टा फाई, और ये लगभग बराबर होगा डेल्टा फाई के, ठीक, क्योंकि जब कोण बहुत छोटा होगा तो उसके लिए साइन थीटा वही हो जाएगा, है ना, साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, अब ये कोण के सामने वाली भुजा लंब है, यानी ये कौन सी है, EG है, और EG बटा, अब चाहे इसको आधार कह दो, चाहे इसको कर्ण कह दो, चाहे इसको आधार कह दो, मतलब किसी को कुछ भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों की लेंथ आप क्या ले सकते हो, लगभग x ले सकते हो, बिकॉज जो FE है, EF जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर बटे में हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से फिर आप निकाल पाओगे एक चीज, EG बराबर क्या निकाल सकते हो, x डेल्टा फाई, और यहाँ पर आपने देखिए क्या निकाला है, EG बराबर आपको मिला x डेल्टा फाई मिला, और पहले ही EG बराबर आपको क्या मिला था, डेल्टा L साइन थीटा, है ना। तो बराबर होगा डेल्टा L साइन थीटा की। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि डेल्टा L साइन थीटा जो है वहां से ये वैल्यू उठा करके हम उसकी जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x डेल्टा फाई। तो देखिए समीकरण 1 से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, समीकरण 1 से डेल्टा B बराबर हमें मिल जाएगा म्यू नॉट I अपन 4 पाई, और डेल्टा L साइन थीटा की जगह पे हम रख देंगे x डेल्टा फाई। तो ये हो जाएगा x डेल्टा फाई, और बटा में हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक। अब फटाफट आपको क्या करना है कि x को x से काट देना है, और आपको मिल जाएगा डेल्टा B इक्वल टू म्यू नॉट I अपन 4 पाई, है ना, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा फाई अपन केवल x बचेगा, ठीक है। अब फिर से हमें थोड़ा और दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि किसी तरह से x को सब्स्टिट्यूट करना है हमें r के टर्म में, r के पदों में हमें x को सब्स्टिट्यूट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये वाला अगर हम त्रिभुज देखें, कौन सा त्रिभुज, PQE, तो अब हम त्रिभुज लेंगे कौन सा, EPEF,
P और Q, ठीक है। और यहां से हम निकालेंगे cos फाई। cos फाई का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, है ना, ये होता है आधार बटा कर्ण। तो जरा उसमें पहचानिए आधार बटा कर्ण कौन है। आधार कौन है? कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। तो ये आपका तो लंब हो गया, तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। और जिस पर कोण बना होता है वो आधार होता है। तो कोण इस पे बना है ना, किस पे? PQ पे, तो ये आधार हो गया। अब बाकी जो बचा वो क्या है? कर्ण हो गया। तो आधार यानी क्या है? PQ है, आधार PQ है, और कर्ण कितना है? EP है, EP है ना। तो यहाँ से मिल गया हमको cos फाई बराबर PQ बराबर कितना है भाई? PQ है R, और ये कितना है? यक्स है, तो यहाँ पे यक्स रख दिए, ठीक है। अब यक्स का वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से डायरेक्ट में। तो यक्स बराबर हमको मिल जाएगा R बटा cos फाई, ठीक। अब आप इसको समीकरण 2 बोले रहिए, फिर कहिए समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से आपको डेल्टा बी कितना मिल जाएगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई, है ना, और आई डेल्टा फाई ऐसे रहने दीजिए, और x की जगह पे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी r बटा cos फाई। अरे cos फाई कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो डेल्टा बी आपको मिल जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई cos फाई पहले लिख देते हैं, फिर लिखते हैं डेल्टा फाई और बटा r, ठीक है। तो ये एक आपको जो है विकसित रूप इसका मिल गया, ठीक है, किसका? डेल्टा बी का, ये चीज। अब आपको अगर केवल इतने के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि इस पूरे वायर CD के कारण, तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन इसका कर देंगे भैया, यहां से देखिए इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है। देखिए ये हमारा एंगल इतना है फाई 1, और ये सेफ एंगल कितना है? फाई 2। तो अगर हम इंटीग्रेशन इसी का कर देते एंगल के रेस्पेक्ट में, यानी एंगल ये है डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, और उसके बाद में जो लिमिट ले लेते हैं वो पहली लिमिट हम ले रहे हैं फाई 1, और दूसरा ले रहे हैं फाई 2, ठीक है। कहां से कहां तक? फाई 1 से फाई 2 तक। तो हम यहाँ पर कहेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, यानी ये हो जाएगा, आपको जब समाकलन कर दोगे आप तो कितना मिल जाएगा? b मिल जाएगा, यानी वेक्टर b हो जाएगा। और ये कहां से कहां तक आपका हो जाएगा? इंटीग्रेशन फाई 1 से फाई 2 तक, और ये सारा का सारा वैसे लिख दीजिए 4 पाई आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos फाई डेल्टा फाई अपान r, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर करने पर क्या मिलेगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई और आई बाई आर, सब कुछ बाहर हो जाएगा। केवल आपका बचेगा फाई 1 फाई 2, इधर ये आपका क्या बचेगा? cos फाई डेल्टा फाई, ठीक है। तो cos का जो अवकलन समाकलन होता है वो कितना होता है? cos का अवकलन हो जाएगा साइन में, और इस तरह से हमको मिल जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई आर, और इधर मिल जाएगा मुझे साइन फाई, ठीक है। और लिमिट आप यहाँ पे रख दीजिए, लिमिट क्या रखेंगे? फाई 2, और ये हो जाएगा आपका फाई 1, ठीक। तो ये चीज कुछ इस तरह से मिल जाएगी। आप कहेंगे अगर आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई आर, अब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटा दीजिए, यहाँ से ये हो जाएगा साइन फाई 2 और माइनस साइन फाई 1, ठीक है। ये चीज आपको प्राप्त हो जाएगी, जाता है। लिमिट आप जो लेंगे यहाँ पे, हाँ एक चीज और ध्यान रखिए कि इसमें जो लिमिट आप लेंगे वो नेगेटिव यहाँ से लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसको आप समझिए ऐसे कि मूल बिंदु है, मूल बिंदु से नीचे ऋणात्मक होता है, मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक होता है ना। तो इस तरह से आप इसको माइनस लेना, क्योंकि ये तार जो है काफी बड़ा हो सकता है। काफी बड़ा हो सकने का मतलब है कि बहुत बड़ा हो सकता है,
लेकिन रहेगा फाइनाइट वैल्यू का ही, लेकिन बड़ा रहेगा, है ना। इनफाइनाइट नहीं कह रहे हैं, ये परिमित लंबाई का है, फाइनाइट लेंथ का है। तो फिर क्या है कि आप -φ1 से, यहाँ से -φ1 से φ2 लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इससे इस वायर की जितनी लंबी लेंथ आप लोगे वो सारा का सारा क्या होता जाएगा, इसमें कवर होता जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये लिमिट आप ले लीजिएगा और उसके बाद में आप इसका अवकलन करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करने के बाद में ये देखिए सारी चीजें जो बाहर हो जाएंगी और समाकलन इसका करेंगे तो cos फाई का समाकलन क्या हो जाएगा, sin फाई हो जाएगा। और उसके बाद में ये छोटा सा सिंपल सा आप निश्चित समाकलन हल करके जो है आप वैल्यू प्राप्त कर लेंगे b, अर्थात यहाँ पे आप वेक्टर b भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर b = μ0/4 पाई i/r और sin φ2 + sin φ1, ठीक है।